हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। सीटेट साइंस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शंस हैं कॉपर, गोल्ड, आयरन। सेकंड ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। और फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड, आयरन या फिर सिल्वर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 धातुओं का वो समूह हमें चुनना है जो मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं, वो हमारे फ्री स्टेट में होते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ये है सक्रियता की श्रेणी जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने चैनल पे जो वीडियोस हैं उनमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो उनको आप देख लीजिए ताकि आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रिक से मैंने आपको इनको लर्न करने का तरीका बताया है ताकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से याद हो जाए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको अच्छे से मालूम है तो रिएक्टिविटी सीरीज़ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में फंसेगा ज़रूर, तो आपको अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। देखिए यहाँ पर ऊपर से जब नीचे की तरफ इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम जब जाते हैं तो क्या होता है कि ऊपर के जो मेटल्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव, ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और नीचे के जो होते हैं वो हमारे कम सक्रिय होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो हमारी क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी वो घटती है यानी डिक्रीज़ होती है। तो देखिए नीचे की तरफ हमारे पास में कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये सारे नीचे की तरफ हमारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं कहाँ पर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मिलता है। तो देखिए कॉपर, गोल्ड, आयरन। तो सेकंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ डायनासोरों के पर थे यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में किसका अर्थ यह है कि, अब देखो इसका अर्थ जो है वो विकास के संदर्भ में, जैव विकास के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से इसका आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कह रहे हैं कि सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है। तो ये तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं। दोनों ही जीवों में पर समझात अंग हैं, तो हाँ ये सोच सकते हैं, बट अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट, कभी कभी क्या होता है दो ऑप्शन हमें सही लगते हैं बट हमें जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसको हमें चूज़ करना होता है। थर्ड ऑप्शन है सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है, तो सरीसृपों का विकास पक्षियों से नहीं हुआ है, ये तो उल्टी बात कह दिया इन्होंने। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ, तो ये बात बिल्कुल राइट है। आप इसके अलावा यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए कुछ डायनासोरों के पर थे लेकिन वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। तो यहाँ से आपको इस लाइन को ध्यान रखना है। देखिए जैव विकास के अनुसार दोनों ही जीवों में पर यानी पंख समजात अंग हैं, क्योंकि समजात अंग वे होते हैं जो रचना एवं उत्पत्ति में समान है परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी है, मनुष्य है और मेढक के अग्रपाद आदि। लगेगा आपको कि ये आपका सेकंड ऑप्शन है, बट आपको इसमें ये लगेगा समजात अंग, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, क्योंकि सीबीएसई ने इस आंसर को माना है। ठीक है, तो ये आपको पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस समुच्चय के चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि डाइजेशन में कौन कार्य नहीं करता है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग ग्रसिका। ग्रसिका का मतलब होता है एसोफेगस। एसोफेगस जो है वो हमारा तो नहीं होता, बट इसमें मुख गुहिका आ गया। तो मुख गुहिका यानी कि जो हमारी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी जो होती है जिसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं, तो ये माउथ कैविटी में तो यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट ही हो जाता है, तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं और ये आंसर होगा नहीं हमारा। ठीक है, और वृद्धांत यानी बड़ी आंत। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में है छोटी आंत और बड़ी आंत मलाशय। तो देखिए यहाँ पर ये जो छोटी आंत होती है
ये तो हमारी एब्जॉर्प्शन ही यहाँ पर होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा। नेक्स्ट है ग्रेसिका, मुख गुहिका या फिर मलाशय। तो यहाँ पर फिर से मुख गुहिका आ गया, तो मुख गुहिका जहाँ होगा वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। तो ऑप्शंस, आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है पाचन कार्य में कौन नहीं सहायता करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लास्ट हमारा बचा है क्या, फोर्थ ऑप्शन बचा है ग्रेसिका, वृद्धांत, मलाशय। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ग्रेसिका यानी एसोफेगस, वृद्धांत मतलब बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय, मलाशय को रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इनका लिखा हुआ है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो आपका जो ग्रेसिका है यहाँ पर, अब ये पाचन में सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेसिका, मुख गुहिका। अब इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ग्रेसिका है मलाशय पाचन तंत्र के उन भागों का समुच्चय है जो पाचन कार्य में सहायक नहीं होते। अब यहाँ पर गलती से मुख गुहिका लिख गया था, यहाँ पर आपका वृद्धांत होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेसिका, वृद्धांत और मलाशय जो है पाचन तंत्र के उन भागों का समुच्चय होता है जहाँ पर पाचन कार्य ये हमारे हेल्प नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं। तो ग्रेसिका जो है इसको देख लीजिए, इसमें कोई पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन निगलने की क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसे देखो, इसका जो है केंद्र मेडुला में स्थित होता है। अब इसको आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये देखिए डायग्राम इसका है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर आपके पास में देखिए मुख गुहिका, मुख गुहा यानी मुख गुहिका यानी माउथ कैविटी, यहाँ से जो है वो हमारा फूड आता है। और ये देखिए ग्रेसिका, ग्रेसिका यहाँ पर है। ग्रेसिका का मतलब है इसोफेगस। तो इसोफेगस यहाँ पर पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन निगलने की क्रिया होती है। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है यहाँ पर। तो इसको हम क्या होते हैं, इसका केंद्र मेडुला में स्थित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में है आपका यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये देखिए क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। अब ये जो छोटी आंत है यहाँ पर, ये बड़ी आंत वृद्धांत लिखा हुआ है। तो वृद्धांत का मतलब होता है यहाँ पर, ये देखो अवरोही वृद्धांत, यहाँ पर आरोही वृद्धांत। तो ये जो हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, पानी और लवण को ये अवशोषित करता है। जो वाटर और हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। और नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट में मलाशय, मलाशय को बोलते हैं हम रेक्टम। अब यहाँ पर क्या होता है कि मलाशय में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मल के रूप में समय समय पर ये यहाँ पर गुदाद्वार है तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मैंने बता ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है कि बहुत ही आपको, अगर आपके वहाँ फार्मिंग होती है तो आपको तो पता ही होगा कि खेतों में हम क्या बेसिकली यूज़ करते हैं। तो एनपीके का नाम आपने सुना ही होगा, एनपीके। तो ये जो हमारा एनपीके होता है, एनपीके का फुल फॉर्म ही होता है हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो हमें यहीं से ही आंसर मिल जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम कहाँ पर लिखा है। तो एनपीके हमारा कहाँ है, तो एनपीके ये देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में ही है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये आंसर हमारा इसका राइट हो जाएगा, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उर्वरक कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन, रसायन का मतलब है कि जो हमारे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उर्वरक पानी में शीघ्र घुलने वाले रसायन होते हैं जिनका प्रयोग मिट्टी या पत्तियों पर छिड़काव करने पर जड़ों एवं पत्तियों द्वारा अवशोषित करके किया जाता है। उर्वरकों में उपलब्ध पौधों के लिए तीन प्रकार के प्रमुख पोषक तत्व हैं, जो अभी मैंने बताया एनपीके, वही है एनपी यानी कि एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस और पोटेशियम का मतलब के। ये इनके हमने जो एनपीके बताया वो उनका सिंबल है, ठीक है। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो फसलों की उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर किस तरीके से कहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए ऑप्शन है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जब सनलाइट हमारी पड़ती है, देखिए ये देखिए लाइट एनर्जी हमारी पड़ रही है
कहाँ पर? पौधे के ऊपर। तो ये जो हमारी सौर ऊर्जा है वो हमारी यानी जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये तो बात सही है यहाँ पर, ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए O2 का मतलब, ये देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ, इसका भी उपयोग हो रहा है, और यहाँ पर इन्होंने कहा H2O। तो अब बेसिकली देखिए, अच्छा ये इन्होंने CO2 बोला है, सॉरी, तो ये ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, देखिए एक सेकेंड, ये इस सेकंड वाले ऑप्शन में कहा है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O। तो CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2। तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पर इन्होंने कहा H2O, तो H2O का मतलब है, ये देखिए वाटर। जब हम पानी डालते हैं अपने पौधों में तो पौधे को क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O दोनों होते हैं, तो ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और बी वाला भी ऑप्शन, यानी पहले ऑप्शन में कहा कि सौर ऊर्जा जो हमारी होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ये भी बात सही है। और सेकंड ऑप्शन में कहा है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O का उपयोग होता है, ये भी बात सही है इनकी। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमारे सही हो गए। अब थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड ऑप्शन में है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपयुक्त होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि CO2 मुक्त होती है। CO2 मुक्त नहीं होती है, यहाँ पर CO2 तो यहाँ पर ऐड हो रही है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड देखिए प्लांट की तरफ जा रही है, यानी कि CO2 तो इसको मिलती है इन्वायरमेंट से। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि मुक्त होती है? मुक्त तो यहाँ पर होती है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इस ऑप्शन को। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपभुक्त होती है। तो ये तो हमारी उपभुक्त पूछा है, उपयुक्त नहीं पूछा है, ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी इन ऑप्शंस में कहाँ दिख रहा है? तो थर्ड ऑप्शन में हमें दिख रहा है ए और बी। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग व्याख्या इसकी। अब व्याख्या वही है जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, बट फिर भी आप इसको रीड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश यानी कि जो हमारी मुक्त ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा थी, वो हमारी रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे के हरे भाग यानी कि हरे भाग यानी जो ग्रीन पार्ट होता है हमारा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे इन्वायरमेंट में ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी इन्वायरमेंट से आती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से शोषित, यानी जो पानी में ये देखिए बताया था मैंने वाटर, मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए ऑक्सीजन हमारी बाहर की तरफ रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह से हमारी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में, अब पौधा हमारा जो है इन्वायरमेंट की तरफ ये दे रहा है ऑक्सीजन को। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको पढ़ के और इसके नोट्स बनाकर भी आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।